इंटरक्रॉपिंग और फसल चक्र जैसे आइडियाज को हमारे प्राचीन भारत में ही सबसे पहले डेवलप किया गया। हमारे प्राचीन भारत के पूर्वजों ने पौधे और प्रकृति के बीच के संबंध को काफी गहराई से जान लिया। वो ये जान चुके थे कि एक ही प्रकार के पौधों की खेती और उस पौधे की लगातार खेती करने से उनकी जमीन का इकोसिस्टम बिल्कुल बर्बाद हो सकता है। इसीलिए उन्होंने कई प्रकार के फसल चक्र और कई प्रकार के इंटरक्रॉपिंग सिस्टम तैयार किए थे, जिन सिस्टम के तहत वो एक फसल गहरी जड़ वाली और एक उथली जड़ वाली, एक कम सिंचाई वाली और एक ज्यादा सिंचाई वाली, एक फलीदार तो एक अफलीदार, एक कम खाद में अपना काम करने वाली और एक ज्यादा खाद में ज्यादा उत्पादन देने वाली फसल जैसे इंटरक्रॉपिंग और फसल पैटर्न्स को अपनाते थे, जिनकी वजह से उन्हें खपतवार नियंत्रण करने में और कीटनाशक का नियंत्रण करने में काफी मदद मिलती थी, जिसकी वजह से वो बिना ज्यादा खर्चा किए और बिना ज्यादा कीटनाशक और खादों का इस्तेमाल किए हुए काफी बढ़िया उत्पादन लिया करते थे। लेकिन समय के साथ साथ अब हमारे किसान भाई इस सारी चीजों को भुलाकर केवल दवाइयों और रासायनिक खादों के जरिए अपने खेत को एक्सप्लॉइट करके लगातार एक ही प्रकार की फसल का उत्पादन ज्यादा लेने की कोशिश करते हैं, जिनमें उनका खर्च तो बढ़ता ही बढ़ता है, साथ ही साथ उनकी जमीन का इकोसिस्टम अब लगभग बर्बाद होने की कैटेगरी में आ चुका है। जी हाँ मेरे किसान भाइयों, इसी को देखते हुए अब आपको फसल चक्र आजमाना चाहिए। अगर आप काफी समय से रबी के सीजन में गेहूं और चने की खेती कर रहे हैं तो अब आपको बदलने की जरूरत है। किसान भाइयों, इस बार रबी के सीजन के लिए हम आपके लिए एक ऐसी फसल लेकर आए हैं जिसको अगर आप अपने खेत में रुपाई करते हैं या बुआई करते हैं तो उससे आप एक अच्छा उत्पादन लेकर एक अच्छा मुनाफा तो कमाए ही कमाएंगे, लेकिन साथ ही साथ आप अपनी जमीन की उर्वरा शक्ति को भी बढ़ा सकते हैं और आपके खपतवार नियंत्रण और कीटनाशक नियंत्रण के खर्चे पे भी काबू कर सकते हैं। रोग प्रतिरोधक क्षमता जो कीटों में दिन ब दिन बढ़ती जा रही है वो भी आपके लिए एक खतरा साबित हो सकती है, उससे भी आप अपना बचाव कर सकते हैं। किसान भाइयों, थंबनेल से आप समझ ही गए होंगे कि आज हम बात करने वाले हैं रबी के लिए एक स्पेशल फसल सौंफ की खेती के बारे में। कैसे आप सौंफ की खेती कर सकते हैं, उससे कैसे ज्यादा उत्पादन ले सकते हैं, उसके लिए खेत की तैयारी कैसे करेंगे, किस समय में उसकी रुपाई या बुआई करेंगे, उसका तरीका क्या होगा, बीमारियां कौन कौन सी देखने को मिलती है, उनका रोकथाम कैसे करेंगे, हार्वेस्टिंग कब करना है और किस तरीके से हार्वेस्टिंग करना है, कमाई कितनी होगी, खर्चा कितना होगा, सब कुछ बताने वाले सौंफ के बारे में। और अगर इस वीडियो से आपको थोड़ा सा भी नॉलेज मिलता है, आपको ऐसा लगता है कि आपका थोड़ा भी नॉलेज बढ़ रहा है, तो आप इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और एक प्यारा सा कमेंट करके हमारे हौसले को और बढ़ाएं, ताकि हम ऐसे ही वीडियोस आपके लिए लाते रहें। किसान भाइयों, सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो सौंफ के लिए आपको खेत की तैयारी कैसे करनी है। जी हाँ मेरे किसान भाइयों, सौंफ की खेती के लिए खेत की तैयारी का महत्व जितना है उतना किसी और बात का नहीं है। अगर आपकी खेत की तैयारी ढंग से हो जाती है तो सौंफ की फसल भी बढ़िया ही रहेगी। किसान भाइयों, इसके लिए आपको सबसे पहले पलटी पुलाव करवाना है। पलटी पुलाव करवाने के बाद में आपके खेत में गोबर की खाद 2 ट्राली पर एकड़ के हिसाब से डालकर उसमें थोड़ा सा कंपोस्ट खाद जरूर मिला ले, ताकि न्यूट्रिशन वैल्यूज आपके खाद की बढ़ सके। ये कुछ नए तरीके आपको समय के साथ साथ अपनाने होंगे, क्योंकि जमीनों की उर्वरा क्षमता काफी गिर चुकी है। इसलिए कंपोस्ट खाद गोबर खाद में मिला ले। एक ट्राली में 1 बैग कंपोस्ट खाद जरूर मिला ले। अच्छे से मिक्स करके पूरे खेत में आपको फैला देना है। फिर उसे 2 से 4 दिन के लिए अच्छे से सूखने के लिए छोड़ दे और उसके बाद में आप देसी हल से या फिर ट्रैक्टर के कल्टीवेटर से अच्छे से जमीन के बड़े ढेलों को छोटे ढेलों में तोड़ ले। किसान भाई, इसके बाद में आपको सिंगल सुपर फास्फेट 2 बैग पर एकड़ के हिसाब से आपके खेत में फैला देना है, जिससे आपके खेत में फंगस की समस्या थोड़ी कम हो जाएगी। और यदि आपकी गोबर की खाद कच्ची आ गई है गलती से, तो उसके कारण होने वाले बैक्टीरिया और फंगस के कारण आपके खेत को ज्यादा नुकसान नहीं होगा और आपका फसल सुरक्षित रहेगी। शुरू के 15 से 20 दिनों तक आपको फंगस की समस्या नहीं देखने को मिलेगी। किसान भाइयों, ये करने के बाद में अब अपने खेत में आप रोटावेटर चलवा दीजिए और अच्छे से जमीन को भुरभुरी और समतल कर दीजिए। अगर आपके बजट में है तो 2 बार रोटावेटर चलवाइए, नहीं तो एक ही बार से काम हो जाएगा। किसान भाइयों, 2 बार रोटावेटर चलवाने के बाद में आपकी जमीन भुरभुरी समतल हो चुकी है तो आपका खेत
पूरा बुआई के लिए तैयार है। जी हाँ मेरे किसान भाइयों, बुआई का अब आपको क्या सिस्टम है वो बताते हैं हम। किसान भाइयों, बुआई आप दो प्रकार से कर सकते हैं, या तो आप बीजों की बिजाई कीजिए या फिर नर्सरी तैयार करके रोपाई कीजिए। नर्सरी तो आपको 25 दिन पहले ही तैयार करना शुरू कर देनी होगी, ताकि समय पर जब आपका खेत तैयार हो उस समय आपको पौधे तैयार मिले। किसान भाइयों, नर्सरी अगर आप करते हैं तो 3 से 4 किलो आपको बीज लगेंगे, और अगर आप बिजाई करते हैं तो 8 से 10 किलो बीज लगेंगे 1 हेक्टेयर यानी 2.5 एकड़ जमीन में। किसान भाइयों, अगर मैं बात करूं जहां पर बीजों की बिजाई करना काफी बढ़िया रहता है, क्योंकि आपको मजदूर लगेंगे अगर आप रुपाई करवाते हैं, और 25 दिन की मजकमारी अलग हो जाएगी। यानी अगर आप आसानी से और सरलता पूर्वक सौंफ की खेती करना चाहते हैं तो बिजाई आपके लिए सबसे बढ़िया रहेगी। बिजाई करने के लिए आप ट्रैक्टर का इस्तेमाल करवा सकते हैं, बैलों से आप बिजाई करवा सकते हैं, और काफी सारे तरीके आप छिड़काव विधि से भी बिजाई इसकी कर सकते हैं। किसान भाई, अगर मैं बात करूं तो सितंबर, अक्टूबर, नवंबर महीने तक आपका खेत तैयार होना चाहिए अगर आप रबी के सीजन में इसकी बिजाई करना चाह रहे हैं। और अगर आप खरीफ के सीजन में करना चाह रहे हैं, यानी ये दोनों ही सीजन में फसल आप ले सकते हैं। खरीफ के सीजन में करना चाह रहे हैं तो जून से अगस्त तक आपका खेत तैयार होना चाहिए। किसान भाइयों, बिजाई के लिए आपको बीज से बीज की दूरी या फिर पौधे से पौधे की दूरी, अगर आप रोपाई कर रहे हैं तो 20 सेंटीमीटर, और लाइन से लाइन की दूरी 60 से 45 सेंटीमीटर तक होनी चाहिए। इस प्रकार से आपने एक बार बीजों की बिजाई कर दी, फिर आपको सिंचाई करनी है इसकी। तुरंत बिजाई के बाद में सिंचाई करने के बाद में हर 10 से 15 दिनों में आपको इसकी सिंचाई करते रहना है। अगर आपकी जमीन हल्की है तो थोड़ा जल्दी यानी 8 से 10 दिन में आपको इसकी सिंचाई करते रहना है। किसान भाई, अब हम बात कर लेते हैं इस पे बीमारियों की। तो इस पे कोई खास बीमारियां नहीं आती, फंगस और इल्लियों का अटैक देखने को मिलता है। उसके लिए आप कीटनाशक फंगिसाइड का इस्तेमाल कर सकते हैं। साथ ही साथ पौधे को अच्छा बनाने के लिए आप इसमें इसकी क्वालिटी को सुधारने के लिए टॉनिक का इस्तेमाल करते रहिए। किसान भाइयों, आपको 2 से 3 स्प्रे करने पड़ सकते हैं, इससे ज़्यादा कुछ नहीं करना पड़ेगा। किसान भाइयों, इसके बाद में जैसे ही आपकी फसल 10 से 15 दिन की होती है, आप इसमें डीएपी खाद 2 बैग पर एकड़ के हिसाब से डाल दें। आप यूरिया भी डाल सकते हैं 1 बैग पर एकड़ के हिसाब से। इस प्रकार से आपका खाद का जो सिस्टम है और स्प्रे का सिस्टम है पूरा होता है। अगर आपके इसमें कुछ ज़्यादा ही मात्रा में फंगस की समस्या दिख रही है तो आप फिर गाड़ी का जो जला हुआ ऑयल आता है वो सिंचाई के साथ में एक एक बूंद करके डब्बे को टांग कर सिंचाई का जहां साधन है आपका वहां पे चालू कर दीजिए, जिससे आपकी फंगस की समस्या भी कम देखने को मिलेगी। किसान भाइयों, अब हम बात कर लेते हैं कि इसको जो टेम्परेचर से काफ़ी समस्या होती है। अगर जैसे कि रबी के सीजन में अगर बादल हो जाते हैं या बारिश होती है फूल आने के समय, तो इसके फूल झड़ने की समस्या काफ़ी देखने को मिलती है। इसलिए ये तो प्राकृतिक चीज़ है, इसके बारे में कुछ नहीं किया जा सकता है। अगर बादल होते हैं या बारिश हो जाती है तो इसके फूल झड़ने की संभावना बनी रहती है। किसान भाइयों, अब हम बात करते हैं इसकी हार्वेस्टिंग की। तो इसमें सबसे पहले तो देखिए फूल आते हैं, फूल के बाद में इसमें फल आना शुरू होते हैं, यानी बीज जो सोप आप खाते हैं वो आना शुरू होती है। और इसके बाद में फिर इसमें जो बीज है वो थोड़े सूख कर पीले पड़ने लगते हैं, तो उसी समय आपको इनको तोड़ लेना है। जी हाँ मेरे किसान भाई, इसकी हार्वेस्टिंग आपको बार बार करनी पड़ेगी, इसकी तुड़ाई करवानी पड़ेगी। इसकी कटाई जैसे कि आप चने या फिर गेहूं की करवाते हैं वैसे नहीं करवा सकते, तो ये आपको करना पड़ेगा। जी हाँ मेरे किसान भाइयों, अगर मैं कमाई और खर्चे की बात करूँ तो इसमें आपको 6 से 7 क्विंटल तक उत्पादन मिल सकता है, जो कि 10,000 रुपये क्विंटल में आराम से बिक जाएगा। और अगर आपकी फसल ज़्यादा अच्छी रहती है तो आपको 10 से 11 क्विंटल पर एकड़ का उत्पादन भी देखने को मिल सकता है। यानी आपको 70,000 से लगाकर 1 लाख रुपए तक की फसल 1 एकड़ से मिल सकती है। खर्चा आपका 15 से 20,000 रुपये पर एकड़ का रहेगा, यानी आप आराम से 50,000 से 40,000 रुपये की बचत आपके 1 एकड़ जमीन से कर सकते हैं। किसान भाई, अगर मैं इसकी टॉप की वेराइटियों की बात करूं तो मसाले वाली सोप और चबाने वाली सोप, 2 प्रकार की सोप पाई जाती है। जी हाँ मेरे किसान भाइयों, और दोनों के लिए ही काफ़ी बढ़िया बढ़िया वेराइटियाँ आती है और बहुत सारी वेराइटी आती है। यहाँ पर हम टॉप की वेराइटियों की बात करते हैं। अगर मसाले वाली सोप की आप बात करें तो GF1, GF2, GF3 ये काफ़ी बढ़िया वेराइटियाँ हैं। फिर PF35 और S79 उदयपुर सोप, ये काफ़ी बढ़िया वेराइटियाँ है। और C011 और C01 ये भी बहुत ही बढ़िया वेराइटियाँ है। किसान भाई, चबाने वाली सोप जो सबसे फेमस सोप है वो है लखनऊ 1। ये काफ़ी अच्छी वेराइटी है जो चबाने वाली सोप में सबसे ऊपर मानी जाती है। किसान भाइयों, ये हमारा सोप के ऊपर वीडियो था। अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर ले हमारे चैनल को। किसान भाइयों, अगर आप इस वीडियो को देखते हुए लास्ट तक पहुंच चुके हैं तो आपके लिए स्पेशल थैंक्स।